Hi guys, good morning to all of you and welcome to you कल्याण एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। इससे पहले हम सीड टेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम पढ़े थे सीड टेक्नोलॉजी की डिफिनीशंस, एम्स और ऑब्जेक्ट एंड इम्पोर्टेंस एंड उसका महत्व। ठीक है, तो आज हम सेकेंड चैप्टर की बात करेंगे। जो सेकेंड चैप्टर है द सीड। ठीक है, तो द सीड पहले हम देखेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बात करेंगे। द सीड आइए देखते हैं। द सीड की डिफिनीशन क्या होती है, यानी कि सीड की डिफिनीशन क्या होती है। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ सीड? देखिए, द वेरियस प्रोपेग्यूल। द वेरियस प्रोपेग्यूल, वेरियस का मतलब होता है विभिन्न, प्रोपेगुल का मतलब होता है, यहां से देखिए प्रोपेगुल यानी कि ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब कि एनी पार्ट ऑफ द प्लांट्स, प्लांट का कोई भी पार्ट हो जो क्या हो, प्लांट ग्रो करने में सक्षम हो, और उस प्लांट से फिर सीड डेवलपमेंट हो या प्लांट ग्रो करने में सक्षम हो, दोनों को क्या बोलते हैं? प्रोपेगुल बोलते हैं। ठीक है, तो द वेरियस प्रोपेगुल यानी कि विभिन्न प्रकार के जो प्लांट्स पार्ट हैं आर ऑब्टेन आइदर थ्रू सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ना, और ऑब्टेन मतलब प्राप्त किया जाता है आइदर थ्रू सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और सेक्सुअल, यानी कि या तो प्लांट पार्ट का एसेक्सुअल से कोई पार्ट हो या सेक्सुअल से सीड द्वारा, यानी कि कोई भी प्राप्त किया जाता हो। ऑल प्रोपेग्यूल एग्जांपल जैसे ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि प्रोपेग्यूल को क्या बोलते हैं? ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, या तो एसेक्सुअल द्वारा हो या तो सेक्सुअल द्वारा सीड का हो। आर कैपेबल फॉर डेवलपिंग इनटू अनदर प्लांट और सीड, यानी कि वह कैपेबल हो, क्या हो? कैपेबल हो अनदर प्लांट को ग्रो करने में और सीड डेवलपमेंट करने में अगर वो सक्षम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीड। यानी कि प्लांट का कोई भी पार्ट वह एसेक्सुअल या सेक्सुअल द्वारा, अलैंगिक और लैंगिक द्वारा जो उत्पन्न होता है, वह सक्षम हो किसके लिए? एक प्लांट को ग्रो करने में या उस प्लांट में फिर सीड बनने में एक कैपेबल हो, उसकी क्षमता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीड बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड ना, क्या स्ट्रक्चर ऑफ सीड। देखिए, ये आपकी स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, सीड की स्ट्रक्चर्स है। आप ये देख रहे हैं बाहरी आवरण। सीड की स्ट्रक्चर्स में आपको मैं बता दूं कि सीड के स्ट्रक्चर्स में ये देखिए आपका बाहरी आवरण जो है, ये उसको आप देखिए ध्यान से, ये जो बाहरी आवरण है इसके, ठीक है, ये क्या है? सीड कोड। यानी कि सीड स्ट्रक्चर्स में पहला क्या होता है? सीड कोड। क्या होता है? सीड कोड, यानी कि जो ये सीड कोड, ठीक है, सीड कोड, ये बाहरी आवरण क्या बोलते हैं? सीड कोड बोलते हैं। आप इसको देख लेंगे, फिर आपको सीड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पहले इसको ध्यानपूर्वक देखिए। ये सीड कोड हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, क्या होता है? एम्ब्रियो। अब सीड कोड के अंदर जो ये यहां से यहां तक के जो पार्ट है, यहां से यहां तक के पार्ट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। ठीक है, भ्रूण जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब इसके जो होते हैं उसी में 4 पार्ट होते हैं। कितने? 4 पार्ट्स। पहला क्या है? कोटिलिडन्स। ये जो फली है, यहां से लेकर के ये फली आप देख रहे हैं, ये पूरा जो फली है, यानी कि 2 दालें जिसको हम बोलते हैं, यानी कि चने की 2 दालें हो या मूंग की दालें हो, हैं उर्द की दालें हो, जो 2 दालें हो जाते हैं मटर की, तो उसको क्या बोलते हैं? कोटिलिडन्स, यानी कि वो कोटिलिडन है। हाँ, तो ये कोटिलिडन हो गया। ये देखिए मैं आपको स्टेप्स थ्रू यहाँ दिखाया हूँ कि ये कोटिलिडन है। तो पहला एम्ब्रियो का ये दोनों कोटिलिडन होता है। फिर इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, 2 चीज होते हैं, इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। अब ये इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल क्या है, आइए देखते हैं। जब हम जानते हैं कि सीड को भिगोया जाता है, यानी कि मॉइस्चराइजेशन होता है, यानी कि जब वो मॉइस्चर नमी ग्रहण करता है और वो जब अपने जर्मिनेशन स्टेज पे आता है, ठीक है, तो जैसे ही जर्मिनेशन स्टेज पे आता है वैसे यहां से विकास होता है। किसका? एक रेडिकल का। किसका? रेडिकल का विकास होता है। और ठीक रेडिकल से ऊपर जैसे ही थोड़ा सा स्टेम बढ़ता है, जहां से कोटिलिडन्स और क्या, कोटिलिडन्स यानी कोटिलिडन से रेडिकल जुड़ा हुआ होता है, कोटिलिडन से रेडिकल जुड़ा हुआ होता है, उस ऊपरी पार्ट को जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल।
हाइपोकोटाइल किसको बोलते हैं, यानी कि रेडिकल और कोटिलिडन्स के बीच में जहां से ज्वाइंट होता है, उस ज्वाइंट से हल्के ऊपरी सिरे को जहां से ज्वाइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल बोलते हैं। ठीक है, ये हाइपोकोटाइल हो गया आपका। फिर है इपिकोटाइल। क्या है इपिकोटाइल, जब आप जानते हैं कि यहाँ से जब ये यहाँ पे जो है विकास किसका हो रहा है, रूट का, रेडिकल का विकास हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ से भी रेडिकल का विकास हो रहा है। तो रेडिकल से विकास हो रहा है। अब ये रेडिकल किसका विकास करेगी, रेडिकल रूट का, किसका, रूट का। आप जानिए रेडिकल रूट का विकास करेगी और इसी रेडिकल के ठीक ऊपर जो है हाइपोकोटाइल होता है, जहां से ज्वाइंट आप होता है क्या, कोटिलिडन्स और रेडिकल, ये दोनों पार्ट जो ज्वाइंट होते हैं यहाँ से क्या होता है, ये हाइपोकोटाइल। फिर ठीक उसके इपिकोटाइल होता है। क्या होता है, इपिकोटाइल। इपिकोटाइल कहाँ होता है, ये देखिए आप, जहां पे आपका ये क्या लीफ यहाँ से निकलते हैं, क्या लीफ, देखें आप, लीफ जहां से निकली हुई है और जहां से वो टच ज्वाइंट होती है, लीफ निकलती हैं, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इपिकोटाइल। और वो फिर वहां से ऊपर होता है क्या, प्लोम्यूल, यानी कि इससे पूरा स्टेम यानी तने का विकास होता है। ठीक है, ये आपका रहा प्लोम्यूल। ठीक है, और ये रहा रेडिकल। प्लोम्यूल से स्टेम का विकास होता है और इससे रूट का विकास होता है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका पूरा स्ट्रक्चर रहा आप सीड का। ठीक है, तो आप इसको देख के अनुमान लगा सकते हैं कि रेडिकल से रूट का डेवलपमेंट होता है, प्लोम्यूल से स्टेम का विकास होता है, हाइपोकोटाइल्स रूट और रेडिकल्स और कोटिलिडन्स के बीच का वो अटैचमेंट है, उसके ठीक ऊपर जहां से प्लोम्यूल से यानी कि स्टेम लीफ निकलती है उसका, और एपिकोटाइल से अटैचमेंट है। तो इस प्रकार से आपका द सीड, हम आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको सीड की डिफिनीशंस और स्ट्रक्चर ऑफ सीड जो है कि आ चुका होगा, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, फिर जो है हम नेक्स्ट बात करते हैं सीड क्वालिटी की, किसकी, जो दूसरी आपकी सिलेबस में है, चैप्टर्स में है, सीड क्वालिटी। सीड क्वालिटी क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड क्वालिटी ना, यानी कि सीड क्वालिटी क्या है, सीड के गुण क्या है और सीड गुण की विशेषताएं क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हम सीड क्वालिटी की बात करते हैं, दूसरे पे है सीड क्वालिटी, उसके क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं ना। आइए देखते हैं द सीड क्वालिटी। सीड क्वालिटी क्या है, बीज में जो गुण हो उसकी क्या क्या गुण होने चाहिए, ये आप देख लीजिए। जैसे अच्छा अंकुरण क्षमता वाला, क्या अच्छा अंकुरण क्षमता वाला हो, यानी कि उसमें जो जर्मिनेशन हो, इंग्लिश देखिए शॉर्ट है थोड़ा सा, इंग्लिश वाले समझिएगा, हम हिंदी इंग्लिश बोल जाएंगे। अच्छा अंकुरण क्षमता यानी कि उसमें जो है कि बेस्ट जर्मिनेशन कैपेसिटी होनी चाहिए। एक सीड क्वालिटी जो है वो बेस्ट जर्मिनेशन क्वालिटी होनी चाहिए, और जो दूसरा है उसमें बीज ओज होना चाहिए, वो सुपीरियर होना चाहिए अपने पेरेंट्स से, है ना, वो सुपीरियर होना चाहिए सीड अपने पेरेंट्स से। बीज स्वस्थ, वह हेल्थी होना चाहिए, सीड क्या होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए। और उसके बाद फिजिकल हेल्थ होना चाहिए, मतलब कि बाहरी तौर पर उसमें सीड में कोई मिलावट ना हो, है ना, किसी भी प्रकार का। और अनुवांशिकी यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, यानी कि दूसरा पॉलन ग्रेन जो है उस पे ना आ गया हो, यानी कि उसमें जेनेटिक फिजिकली किसी भी प्रकार की उसमें वेरिएशन ना हो, यानी विभिन्नता ना हो, उसमें मिलावट ना हो, वह पूरा प्योर हो यानी शुद्ध हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको 5 क्वालिटी हैं सीड के, जो जर्मिनेशन है, ओज है, हेल्थ है, फिजिकल एंड जेनेटिकली प्योरिटी है। तो इतनी चीजें होनी चाहिए ना। तो अब हम बात करते हैं, उसके बाद जो पॉइंट होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी सीड ना, अ गुड सीड यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सीड यानी कि विशेषताएं ना। एक अच्छे क्वालिटी, एक अच्छे गुण वाली सीड की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, और क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वो विशेषताएं यही आपके एग्जाम में पूछता है
कि अभी तो हम आप लोग द सीड डिफिनेशंस पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा द सीड क्या है, उसे विशेषताएं, अच्छे क्वालिटी के सीड की विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है ये, देखिए तो विशेषताएं में आ जाइए। जो फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी विशेषताएं होनी चाहिए या होती है, वह होता है हायर यील्ड। क्या? हायर यील्ड, अधिक उपज। ये जो है आपका जो अच्छे गुण वाली सीड है वो अधिक से अधिक उपज देने वाली होती है या होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी उपज देने वाली होती है या होनी चाहिए। हायर यील्ड, बेटर क्वालिटी। देखिए इसमें हम हेडिंग के थ्रू अधिक उपज बताए हैं, तो आप इसमें 2 लाइन 3 लाइन अपने आप से बना के आप राइट कर सकते हैं। केवल हम आपको हेडिंग दे रहे हैं और हेडिंग के थ्रू इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो आप ये समझ आइएगा, ठीक है। तो जैसे कहा जाए कि अधिक अच्छे बीज के अच्छे क्वालिटी के सीड की या विशेषताएं होती हैं कि वह अधिक से अधिक उपज देने की, कम क्षेत्रफल में उसको उगाया जाए तो अधिक से अधिक उपज दे, उसमें किसी प्रकार की मिलावट ना हो, है ना। तो इस प्रकार से आप उसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटर क्वालिटी, बेटर क्वालिटी में आप अच्छे गुण, अच्छी गुणवत्ता, ठीक है, अच्छी गुणवत्ता। तो अच्छी गुणवत्ता में क्या है कि पल्स है, ग्रेन्स है, तो उसमें अच्छी प्रोटीन्स हो, उसका टेस्ट अच्छा हो, है ना, न्यूट्रिएंट्स हाई क्वालिटी के हों, ठीक है। तो ये उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, किसके? सीड के, क्वालिटी ऑफ सीड ना। तो इस प्रकार से आप उसमें बना के लिख सकते हैं। हाँ, रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि संवेदनशीलता, यानी कि सीड वह होता है अच्छे गुण वाला जो अधिक से अधिक हमारी सिंचाई, फर्टिलाइजर्स ना, फर्टिलाइजर्स और जो है उसका लाभ उठा सके, अधिकाधिक खाद का, अधिकाधिक पानी का जो है उसका लाभ उठा सके, उसको अपने एब्जॉर्ब कर सके प्लांट्स जो है उसको अच्छी तरीके से। तो उसको बोलते हैं क्या? रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी वो निभा रहा है, हमारे फर्टिलाइजर्स और वाटर को एक्सेप्ट कर रहा है। वाइडर एडाप्टेबिलिटी, वाइडर एडाप्टेबिलिटी, अधिक अनुकूलता। अधिक अनुकूलता में सीड क्या होना चाहिए? जैसे कि इसमें होता है कि जैसे कि सीड उत्तर प्रदेश यहाँ ग्रो की जा रही है कुछ राज्य, तो पश्चिमी राज्यों में, उत्तरी राज्यों में, दक्षिणी राज्यों में अनेक प्रकार के अनुकूलन यानी कि वाइडर एडाप्टेबिलिटी, उसमें ऐसी कैपेसिटी हो कि वह हर क्षेत्रों के अनुकूल परिस्थितियों में अपने आप को ग्रो कर सके, यानी कि अधिक से अधिक क्षेत्रफल पे उसको ग्रो किया जा सके और वहाँ की इन्वायरमेंट को वो कैपेसिटी यानी कि उसके अंदर क्षमता हो सहने की, ठीक है, तो उसको उससे लड़ सके, वो उसमें ढल सके उस विपरीत परिस्थिति में भी। तो ये होता है वाइडर एडाप्टेबिलिटी। और ये होता है रेजिस्टेंस टू एडवर्स कंडीशंस, यानी कि रेजिस्टेंस टू एडवर्स कंडीशंस यानी कि विपरीत दशाओं के प्रतिरोधिता। अब ये विपरीत दशाओं के प्रतिरोधिता क्या है? जैसे कि एडवर्स कंडीशंस में, वाइडर एडवर्स कंडीशंस में होने के बाद अगर किसी प्रकार की बारिश की, रोग ना, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाए, है ना, विपरीत दशाओं में, तो उसके प्रति रेजिस्टेंस अपने आप को ढाल सके उस परिस्थिति में, मतलब कि वो ग्रो किया जा सके, अपने आप को वो ग्रो किया जा सके और वो जो है कि अपने आप को उसमें ग्रो कर ले। उस ये विशेषताएं होनी चाहिए सीड की और होती हैं, ठीक, दोनों बात। फिर है सिंक्रोनस मैच्योरिटी। सिंक्रोनस मैच्योरिटी यानी कि एकरूपता परिपक्व, यानी कि उसमें जो होता है कि उसमें ये हो, एकरूपता हो, समान रूप से एक अच्छे गुण की विशेषताएं हैं कि वह समान रूप से एक साथ पकती हैं, एक समय पे पकती हैं, जिससे उसकी कटाई में यानी थ्रेशिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे आपने कुछ सीड देखे होंगे कि कहीं पे ग्रो किया जा रहा है, तो कुछ वीट है तो यहाँ हो गया एक किनारे वो मेच्योर हो गया है, फिर बीच में भी कुछ में अमेच्योर है ना, अनमेच्योर है, फिर मेच्योर है, नॉन मेच्योर है। तो ऐसे एक ही फील्ड में अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं एकरूपता परिपक्व। यहाँ पे आपकी हेडिंग समाप्त हो जाती है, लेकिन लास्ट हेडिंग है आपकी, यहाँ बीच से है, वो उसको छूट गया तो इसलिए लास्ट में लिए बेटर सुटेड टू एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, यानी कृषि क्रियाओं में सुविधा। क्या? कृषि क्रियाओं में सुविधा, और बीज ऐसा हो कि वह कृषि क्रियाओं में
सुविधा उत्पन्न करे, ना कि उसमें जो है कि बाधा उत्पन्न करे। ठीक, तो ये रहे आपके द सीड क्वालिटी। सीड क्वालिटी क्या होनी चाहिए, और अच्छी सीड क्वालिटी यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सीड्स, और एक अच्छे गुण वाले सीड की जो है कि बीज की विशेषताएं क्या होनी चाहिए और क्या होती हैं, क्या होनी चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए या क्या होती हैं, या होता है तो कैसे है। तो इस प्रकार से आपका ये विशेषताएं आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज के चैप्टर्स में आपको क्या डिफिनेशंस और क्वालिटी, सीड क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीड क्वालिटी और गुड क्वालिटी सीड, ये 3 टॉपिक्स, 4 टॉपिक्स आपके इसी में है, जो है कि उसमें दिया गया है टाइप्स ऑफ सीड। क्या टाइप्स ऑफ सीड, यानी कि सीड कितने प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं, कहते हैं टाइप्स ऑफ सीड के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ सीड को कितने प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, सीड को एक्चुअली 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इंडियन वे पे, इंटरनेशनल वे पे 5 टाइप्स में है। ठीक है, तो इंडियन बेस पे हम देखेंगे, इंटरनेशनल बेस पे एक जो है कि वो इंडियन यूज नहीं होता है, इसलिए जो है कि आपके अकॉर्डिंग टू है वो 4 टाइप्स का ना टाइप्स ऑफ। तो टाइप्स ऑफ सीड अकॉर्डिंग टू जनरेशन सिस्टम, अकॉर्डिंग टू जनरेशन सिस्टम, अकॉर्डिंग टू जनरेशन सिस्टम, यानी कि पीढ़ी के आधार पर सीड को 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला क्या है, न्यूक्लियस सीड, न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, फोर्थ सर्टिफाइड सीड, सर्टिफाइड सीड। ठीक है, सर्टिफाइड सीड। तो इस प्रकार से आपको 4 कैटेगरी में बांटा गया है सीड टाइप्स को। न्यूक्लियस सीड, न्यूक्लियस सीड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए। न्यूक्लियस सीड क्या होता है, यह जो होता है प्लांट ब्रीडर द्वारा, किसके द्वारा, यह फर्स्ट सीड होता है, फर्स्ट सीड होता है, और इसको प्लांट ब्रीडर द्वारा इसको डेवलप किया जाता है। इसको फर्स्ट सीड बोलते हैं, और ये प्लांट ब्रीडर द्वारा तैयार किया जाता है ना। और यह जो होता है सीड की वर्जिन होती है, सीड की वर्जिन, यहीं से सीड की उत्पत्ति होती है, यानी वर्जिन होती है। और ये स्मॉल कांस्टेंट में, क्या स्मॉल कॉन्टेंट्स में, मतलब कि मात्रा में, स्मॉल छोटे, ये थोड़ी मात्रा में जो है कि उपलब्ध हो पाती है। और इसकी प्योरिटी जो होती है वो 100% होती है, 100% इसमें शुद्धता होती है। ठीक है, तो पहला जो होता है जो न्यूक्लियस सीड है, न्यूक्लियस सीड जो होता है वो फर्स्ट सीड कहलाता है। और यह कम स्मॉल क्वांटिटीज में मतलब थोड़ी मात्रा में उपलब्ध रहता है, और ये प्लांट ब्रीडर द्वारा तैयार किया जाता है, और इसमें 100% शुद्धता रहती है। ठीक है, तो फिजिकल प्योरिटी इसमें 100% रहती है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है। जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी 100%। ठीक है, तो जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी, जीपीपी मतलब जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी। ठीक है, 100% होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फाउंडेशन सीड की, ये ब्रीडर सीड की बात करते हैं, इसकी ब्रीडर सीड की। न्यूक्लियस सीड से ही ब्रीडर सीड का डेवलपमेंट होता है, ब्रीडर सीड का डेवलपमेंट होता है, और भी इसको प्लांट ब्रीडर द्वारा ही तैयार किया जाता है, प्लांट ब्रीडर द्वारा तैयार किया जाता है। लेकिन इससे फर्स्ट बीज से ये सेकेंड बीज कहलाता है, और इसकी थोड़ी कंटेंट्स मात्रा जो है कि वह थोड़ा से लार्ज होता है, बढ़ जाता है। इसमें भी लगभग 98 to 100%
प्योरिटी, फिजिकल एंड जेनेटिक प्योरिटी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप न्यूक्लियर सीड और ब्रीडर सीड देखें। ये न्यूक्लियर सीड की ब्रीडर सीड जनरेशन है। ठीक है, अब जो है, अब यहां से आपका एक क्वेश्चन और पुटअप करता है कि टैग ना, इन सीडों को कौन सा टैग दिया जाता है वो पूछता है, इसलिए मैं बताते चलता हूं। इसको जो है गोल्डन टैग देते हैं। किसको? ब्रीडर सीड को गोल्डन टैग। इसको गोल्डन टैग लगाया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है तो कंपटीशन वाले इसको ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, थर्ड होता है फाउंडेशन सीड आपका, ब्रीडर सीड का। अब फाउंडेशन सीड जो होता है वह ब्रीडर सीड का क्या होता है? जनरेशन होता है, यानी कि सिस्टम होता है। इसको जो होता है सीड सर्टिफिकेट, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, क्या सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, ठीक है, केंद्रों, सीड सर्टिफिकेट एजेंसी अनुसंधान केंद्रों, राजकीय कृषि फार्मों, ठीक है। फाउंडेशन सीड जो है सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, अनुसंधान केंद्र और राजकीय कृषि फार्मों द्वारा तैयार किया जाता है और यह ब्रीडर सीड का जनरेशन होता है। और इसमें जो होता है वाइट टैग का, वाइट टैग लगाया जाता है, वाइट टैग, इसको वाइट टैग दिया जाता है। फिर होता है आपका सर्टिफाइड सीड, क्या सर्टिफाइड सीड, सर्टिफाइड सीड जो होता है वह जो है फाउंडेशन सीड की प्रोजनी होती है। क्या होती है? सब फाउंडेशन सीड की प्रोजनी होती है और इसको भी सर्टिफाइड एजेंसी, अनुसंधान केंद्रों, राजकीय फार्मों, यूनिवर्सिटियों पे इसको तैयार किया जाता है। और यही सर्टिफाइड सीड, यही सर्टिफाइड सीड जो होता है यूज होता है, यूज फॉर सोइंग, ठीक है। और इसका जो होता है वो टैग होता है, वो ब्लू टैग होता है। ये क्या आता है? ब्लू टैग, ठीक है। आपको बोरे के ऊपर ब्लू टैग लगा रहेगा, ISIN 104, ISIN 104 ऐसे है, उस पे टैग पे लगा 10 एज़ोर ब्लू, एज़ोर ब्लू, ये ऐसे टैग लगा रहेगा, ब्लू टैग ना। तो इस प्रकार से आपका जो होता है ये टाइप्स ऑफ सीड, इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस है, सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंस है जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन लेवल की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो भी ग्रेजुएशंस कर रहे हैं उनके लिए भी, पोस्ट ग्रेजुएशंस कर रहे हैं उनके लिए भी इस टॉपिक्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सीड टाइप्स को हमने अकॉर्डिंग टू जनरेशन सिस्टम के आधार पर 4 टाइप्स में डिवीजन किया है। फर्स्ट आपका न्यूक्लियर सीड, दूसरा ब्रीडर सीड, तीसरा फाउंडेशन सीड, फोर्थ और सर्टिफाइड सीड है। तो ये एक एक की प्रोजनी होती चली जा रही है, ठीक है। और इसको डेवलप करने वाले अलग अलग लोग हैं और इनको अलग अलग टैग दिया गया है। अब इसके बारे में आप जो है कि इसको राइट कर सकते हैं, आप इसको लिख लीजिए। टाइप्स ऑफ सीड के बाद जो है आपकी ये न्यू टॉपिक्स उसी में है, ये 2 टॉपिक्स है ना। तो ये पहली टॉपिक्स है, उसमें जो है वो कॉजेज ऑफ डिट्रीब्यूशन ऑफ सीड क्वालिटी एंड क्रॉप्स, फसलों में गुणवत्ता ह्रास के कारण या होने के कारण, जो हमारी फसल की गुणवत्ता है उसमें उसके ह्रास होने के क्या कारण है, क्या कारण है, वो क्यों ह्रास होता है, कैसे ह्रास हो जाता है, ठीक। तो उसको हम डिटेल वाइज देखते हैं। आप देखिए हेडिंग, फिर उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे देखिए काइंड ऑफ सीड, काइंड ऑफ सीड यानी बीज की किस्म, क्या है? काइंड ऑफ बीज, बीज की किस्म जो है ये हमारे बीज की गुणवत्ता यानी फसलों के गुणवत्ता को खराब, यानी कि उसमें कारण है वो खराब कर देता है। जैसे उसमें क्या होता है कि वर्षा ऋतु की फसलों की गुणवत्ता में शरद ऋतु की फसलों की तुलना में अधिक तेजी से ह्रास होता है, ठीक है, क्योंकि
उसमें जो होता है कि बीज सिकुड़ने लगते हैं, छोटे आकार के हो जाते हैं, अविकसित होते हैं, स्वस्थ बीजों की तुलना में जल्दी खराब होने लगते हैं। तो ये जो होता है काइंड्स ऑफ सीड यानी बीज की किस्म जो अपनी बरसात की किस्म है वो थोड़ा गुड क्वालिटी की हो जाती है, और वो जो है शरद ऋतु वाली यानी कि ठंडी की जो होती है वो थोड़ा सा डिफेक्ट होता है, तो उससे उसके फसलों की गुणवत्ता में ह्रास हो जाता है। ठीक है, दूसरी टॉपिक है इन्वायरमेंटल फैक्टर, वातावरणीय कारक। वैसे तो इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता इन्वायरमेंटल, लेकिन कभी कभी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, कभी कभी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि इसमें पानी, भूमि, किस, तापमान, ये सब जो होता है उसके ह्रासमान, जैसे कि मैच्योरिटी के लिए जो है कुछ अच्छे टेम्परेचर की आवश्यकता है, वह टेम्परेचर उस समय नहीं है, कम है, ज्यादा है, तो उसकी क्वालिटी में ह्रास हो जाएगा। सिंचाई के लिए हमें मॉइस्चराइजेशन नमी चाहिए, उस समय नमी नहीं मिल पाई तो उसकी गुणवत्ता में ह्रास हो जाएगा। सॉइल, हमको इसके लिए सॉइल जो होता है वो दोमट चाहिए, एल्काइन सॉइल मिल गई तो उसमें भी डिफेक्ट होता है। तो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर होता है वो उस प्रकार से हमारे बीज की गुणवत्ता को ह्रास करता है। ठीक है, तो थर्ड है आपका जेनेटिक चेंजेस यानी कि अनुवांशिक परिवर्तन, यानी कि ये तो हो जाएगा। अनुवांशिक परिवर्तन जो होता है वो होता है वो 3 प्रकार से होता है। कैसे कैसे देखिए, डेवलपमेंट वेरिएशन यानी कि जो होता है उसमें विभिन्नता जो उत्पन्न हो जाती है, किसमें, क्रॉप में जो विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है वो जेनेटिक के कारण ही होता है। तो पहला हरासमेंट यहाँ से होता है डेवलपमेंट और वेरिएशन। दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन यानी कि स्वतः परिवर्तन जब हो जाए, सीड में जब स्वतः परिवर्तन हो जाता है तो उसकी गुणवत्ता में ह्रास हो जाता है। और सेग्रीगेशन जब उसमें अलग हो जाए, वे दोनों एक दूसरे को अलग अलग में चले जाते हैं एडल्ट्स, और जो है उसको प्रभावित करते हैं। तो यह अच्छे फसल की किस्म को यानी वैरायटीज को भी प्रभावित यानी कि उसके नियम, उसके जो अच्छी क्वालिटी की जो सीड है उसमें उसकी गुणवत्ता में ह्रास हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो ये जो होता है जेनेटिक चेंज है, अनुवांशिक परिवर्तन। तो इसको आप जो मैं थोड़ा बता रहा हूँ इसको आप लवर्स में बना के लिखेंगे, बट हेडिंग आप लिखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, फोर्थ है मैकेनिकल मिक्सचर, यांत्रिक मिश्रण, यानी कि जैसे इस समय थ्रेसिंग हो, अभी गेहूं की पिछली अभी थ्रेसिंग हो गई 2 महीने पहले, तो थ्रेसिंग के समय ये होता है कि हमको हमारी वैरायटी जो है दूसरी डिफरेंट की है, और अभी जो मशीन हमारे थ्रेसिंग के लिए आ रही है वो दूसरे की है। तो वो वहां से जब थ्रेसिंग के लिए आएगी हमारे यहाँ तो उसमें कुछ उनकी वैरायटियां हमारे में मिक्स हो जाएंगी, अगर उसको हम ध्यान से नहीं देखते हैं, तो साफ नहीं करते, ये नहीं करते हैं, एक्चुअली कोई करता है, इसलिए जो है वैरायटियां डिफेक्ट हो जाती है ना, तो उसमें उसकी गुणवत्ता में ह्रास हो जाता है। जब आप फिर उसको सोइंग करेंगे, तो जब सोइंग करेंगे तो उसमें दोनों वैरायटियां मिल जाएंगी तो उसकी गुणवत्ता में ह्रास हो जाता है। तो ऑटोमेटिक। तो थर्ड है, फोर्थ है आपका डिजीज एंड पेस्ट, रोग व कीट, यानी कि जिन कीटों में, जिन सीड में जो है रोग और कीट लगे हुए हैं, ठीक है, जिन सीड में रोग और कीट लगे हुए हैं तो उसको नहीं बुआई करनी चाहिए, यानी कि उसकी गुणवत्ता को खराब कर देती है, या तो अलग से जब लगते हैं तो उसकी भी गुणवत्ता को वह खराब कर देता है। ठीक है, जैसे अंकुरण क्षमता को प्रभावित करता है, और जो है कि भंडारण में भी, भंडारण से पूर्व भी, यानी कि उसके पूरे हैरासमेंट हो जाता है रोग और कीट के कारण जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मॉइस्चर, नमी। नमी एक जो होता है क्रॉप्स यानी वैरायटीज में जो है कि नमी एक प्रमुख है जो बीजों के भंडारण में अधिक उपयोगी होता है। और इस समय भंडारण में अगर आप नमी नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि स्टोरेज के समय जो होता है 10 to 12 यानी कि 8 to 12 लगभग उस पर मॉइस्चराइजेशन रखा जाता है, मॉइस्चराइजेशन ज़्यादा है तो सीड की क्वालिटी में ह्रास हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है कि मॉइस्चराइजेशन जो है कि अच्छे से रखा जाता है। फिर मैकेनिकल इंजरी, यांत्रिक क्षति। यांत्रिक क्षति कैसे है कि जब थ्रेसिंग होती है या पिटाई हो, थ्रेसिंग हो, किसी भी चीज की मड़ाई होती है तो उसमें जो है मैकेनिकल इंजरी हो जाती है, सीड कट जाते हैं, टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, तो कुछ अलग भी हो जाते हैं, तो इस प्रकार से उसमें भी उसकी गुणवत्ता में खराब आ जाती है। और फिर जो होता है स्टोरेज कंडीशंस, भंडारण दशाएं, तो भंडारण में अगर अच्छे से भंडारण नहीं किया गया, भंडारण का मॉइस्चराइजेशन सुनिश्चित नहीं किया गया,
उसको ट्रीटमेंट करके नहीं रखा गया तो उसमें जो है कि कीट लग जाते हैं और वो डिफेक्ट हो जाता है, मॉइस्चराइजेशन अधिक कम होने से कारण उसके ह्रास की यानी कि गुणवत्ता में उसके ह्रास हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको देखा गया कि कॉजेज ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ सीड क्वालिटी इन क्रॉप्स, फसलों में गुणवत्ता ह्रास होने के कारण। तो इन्हीं कारणों से जो होता है उसकी गुणवत्ता में, बीज की गुणवत्ता में, क्रॉप्स की गुणवत्ता में जो होता है वो कमी आ जाती है। ठीक है, अब इसी के पास इसका सोल्यूशन कि हाउ विल यू कंट्रोल, आप उसको कंट्रोल कैसे करोगे कि फसलों में गुणवत्ता को कंट्रोल होने के कारण ना कैसे कंट्रोल। फिर देखते हैं हम कंट्रोल ऑफ सीड क्वालिटी इन क्रॉप्स, कंट्रोल ऑफ सीड क्वालिटी इन क्रॉप्स। इससे पहले हम देखे थे कि सीड क्वालिटी में ह्रास होने के कारण है, नहीं कैसे ह्रास होते तो उसके कारण है और ये निवारण है एक प्रकार से। ठीक है, कंट्रोल ऑफ सीड क्वालिटी इन क्रॉप्स, कंट्रोल कैसे करते हैं देखते हैं। फर्स्ट हमारा कंट्रोल ऑफ सीड सोर्स। ठीक है, एक एक को हम बताते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे ना। कंट्रोल ऑफ सीड सोर्स, बीज स्रोत का नियंत्रण। ठीक है, जो बीज स्रोत है हमारा, जहां से हम बीज को खरीदते हैं, मार्केटिंग करते हैं, फिर उसके बाद लाके उसको सोइंग करते हैं, तो वहां का नियंत्रण पहले अवश्य होना चाहिए कि वहां पे किसी प्रकार की मिलावट ना हो, बीज में किसी प्रकार की मिलावट ना हो, वह एक ही क्वालिटी का सीड हो, है ना, एक ही गुण वाला हो जो हम लेना चाहते हैं, इच्छित गुण, तो उसको हम ग्रो करेंगे तो वहां पहले नियंत्रण करना पड़ेगा कंट्रोल करने के लिए, तब ह्रास नहीं होगा, जब मिक्स नहीं होगा तो ह्रास नहीं होगा। ठीक है, तो वहां नियंत्रण होना चाहिए। दूसरी चीज होता है सिलेक्शन ऑफ द फील्ड, खेत का चयन, जिस फील्ड में हमको सोइंग करनी है, ठीक है, उसमें हम देख लेते हैं कि पहले से जो हम क्रॉप ग्रो करना चाहते हैं क्या वह क्रॉप बोई गई है, अगर उसकी बुआई हुई है तो हम नहीं उसमें सोइंग करेंगे, अलग हमें फील्ड का चयन करना होगा। ठीक है, अलग हमें फील्ड का चयन करना होगा और अलग फील्ड में ये भी देखना होगा कि उसमें वीड जो है उससे अधिक है, उस क्रॉप की अधिक लगती है या नहीं होती है, वह सुटेबल फील्ड है कि नहीं है, तो उसका जो चयन है वो सही चयन करना पड़ेगा, जो उसके लिए सुटेबल हो, उससे पहले वह क्रॉप नहीं ली गई हो, है ना। तो उन सब चीजों को ध्यान देते हुए तो जो है कि ये खेत का चयन करते हैं। थर्ड है आइसोलेशन फ्रॉम कंटामिनेशन, संदूषण स्रोतों से पृथक्करण, जैसे कि आइसोलेशन डिस्टेंस हम देखे हैं, तो आइसोलेशन फ्रॉम कंटामिनेशन। ठीक है, तो इसमें जो होता है वो है एक्चुअली कि हमारा जो क्रॉप है उसी प्रकार का कोई क्रॉप जो है अगर बोया गया है तो उसका जो डिस्टेंस है वो उसके पॉलन ग्रेन्स पे आ पाएंगे या नहीं, वो डिस्टेंस मेंटेनेंस करना पड़ेगा आइसोलेशन का, उसके क्रॉप उसके पॉलन ग्रेन्स पे ना आ जाए, अगर आ जाएंगे तो वेरिएशन हो जाएगा, वेरिएशन होगा तो ह्रास होगा, तो क्वालिटी खराब होगी। तो इस प्रकार से उसको ध्यान दिया जाता है कि हम जो क्रॉप लगा रहे हैं उसके आसपास की जो सोशल डिस्टेंस, आइसोलेशन डिस्टेंस है उसको हम मेंटेनेंस करते हैं, ताकि जो प्रॉब्लम है पॉलन ग्रेन्स का होना है और दूसरी वैरायटियों के पॉलन ग्रेन ना आए तो मिक्सर ना होना है, तो मिक्सर से ही हमको बचाना है। ठीक है, तो ये आपको फोर्थ है प्लांट प्रोटेक्शन, फसल सुरक्षा। ठीक है, प्लांट प्रोटेक्शन, फसल सुरक्षा। ये फसल सुरक्षा क्या, जैसे कि उसमें कीट लग रहे हैं, रोग लग रहे हैं, अनेक प्रकार की वीड उग रही हैं, उसी प्रकार की वाइल्ड स्पीसीज आ रही हैं, उसमें ग्रो वो जर्मिनेशन हो जा रहे हैं, तो उसके लिए हमको प्रोटेक्ट करना होगा कि किसी प्रकार का इंसेक्ट ना लगे, कीट ना लगे, है और पेस्ट ना लगे, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए, वीडीसाइड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जो हो सके उसका इस्तेमाल करके, यानी कि हमको फसल को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि प्रोटेक्शन देखना है, प्लांट को हमको प्रोटेक्शन देखना है और फसल सुरक्षा जो है वो हम अनिवार्य रूप से प्रोटेक्ट कर सके, तभी तो हो आएगा। फैक्ट है रोगिंग, अवांछित पौधा निष्कासन। रोगिंग क्या होता है, यानी कि जैसे कि एक फील्ड में हमारा जो क्रॉप लगा हुआ है, जो ये क्रॉप लगा हो उसी में अलग पौधा, यानी कि उसी टाइप्स का, उसी वैरायटी का पौधा आ जाता है उसमें, और जो होता है कि उसको पहचानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो उस पौधे को हम देखते हैं सेम मिलता जुलता उसी से है ना, तो सीड भी उसी टाइप बनेंगे लेकिन वो मिक्सचर हो जाएगा, तो बाद में प्रॉब्लम होगी, या तो सीड भी वीड भी उसी में हो जाते हैं, यानी कि
खरपतवार भी आ जाते हैं। तो इसको जो होता है अवांछनित पौधों को इस प्रकार से निकालना ना, पौधे को हमने निकाल दिया और जिसको क्या किया, क्वालिटी को यानी कि मेंटेनेंस कर दिया। तो अब ये जो है रोगिंग कर दिया, तो इससे जो है कि हमारा वही प्लांट जो हम ग्रो किए हैं वही होगा और वो हरासमेंट नहीं होगा फिर। ठीक है। 6 है हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग यानी कि कटाई उसकी देख रेख में की जाए ना, फार्मर जो है उसको उसके देख रेख में की जाए, और जब थ्रेसिंग की जाए तो उससे पहले जो थ्रेसिंग के लिए हम ले आते हैं डिवाइस, तो उसमें देखें कि किसी प्रकार का पहले से स्पीसीज ना हो, यानी कि दूसरी वैरायटियों का वो ना हो, उसको अच्छी प्रकार से सफाई कर लेते हैं, फिर थ्रेशिंग करते हैं अलग से वैरायटी, ताकि यही प्रॉब्लम मतलब वो प्रॉब्लम ना हो, यही सीड हमारे रहें केवल, और किसी प्रकार का मिक्सचरेशन ना हो। ठीक है। 7 हमारा सीड ड्राइंग यानी बीज सुखाई। बीज जो सुखाया जाता है तो उसका जो है कि 9 to 10% या 8 to 12% जो मॉइस्चराइजेशन है तो वह छोड़ करके और बीज को पूरी अच्छी तरीके से सुखा दिया जाता है। अगर बीच में मॉइस्चराइजेशन है तो उसमें जो है कि फिर स्टोरेज में प्रॉब्लम होगी और तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाएगी। 8 है सीड क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग। फिर सीड को जो है कि सफाई की जाती है, क्लीनिंग किया जाता है, फिर उसके आधार पे जैसे कि आलू है और अलग अलग प्रकार की किस्म है, आलू हो गया और प्रकार के हैं, तो उसके जो उसमें दिखाई देता है कि छोटे हैं बड़े हैं तो उसकी ग्रेडिंग की जाती है, तो उसकी ग्रेडिंग करके अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि श्रेणीकरण उसको कहा जाता है ग्रेडिंग को। ठीक है। 9 है आपका सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार, यानी कि बीज फिर उपचार कर दिया जाता है और जो सीड ग्रो होता है फिर उसको हम सीड को वैराइटीज के रूप में उपलब्ध करेंगे, फिर फार्मर को प्रोवाइड कराएंगे, तो उसके लिए उसको सीड ट्रीटमेंट तुरंत उपचार करना बहुत आवश्यकता है, ताकि उसमें किसी प्रकार के रोग और कीट इंसेक्ट ना उस पे जो है कि अटैक कर दें। फिर उसके बाद 10th है आपका बैगिंग एंड स्टोरेज। उसकी बोराबंदी की जाती है और भंडारण कर दी जाती है। भंडारण करने के बाद उस पर टैगिंग कर दी जाती है, टैग लगा दिया जाता है कि यह किस प्रकार का सीड है। तो इस प्रकार से आपका जो है कि द सीड चैप्टर्स में ये 3 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके जो पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आप जो है कि इसको नोट कर लीजिएगा अभी। जो आपका द सीड चैप्टर से है वो है पहला डिफिनीशन ऑफ सीड, स्ट्रक्चर्स ऑफ सीड, टाइप्स ऑफ सीड 3, और 4 है कॉजेज ऑफ डिटेरिएशन, है ना, आप इन क्रॉप वैरायटीज, गुड क्वालिटी क्रॉप वैरायटीज। फिर है वो कंट्रोल ऑफ सीड क्वालिटी इन क्रॉप्स में, तो ये जो है कि उसके निवारण है। तो ये 4 प्रकार से आपकी जो 4 टॉपिक्स वे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चारों प्रकार के आपके जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो आप इसको, ये दूसरा चैप्टर भी आपका सीड टेक्नोलॉजी का खत्म हुआ। तीसरा चैप्टर हम फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड कैसे सीरियल्स में, पल्स में और उसको ग्रो करते हैं उसको हम देखेंगे। एंड इसको पूरे वीडियो देखने के बाद जो है कि अगर आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए ताकि आपको और भी जो वीडियो हम बनाते हैं वो आपको प्रोवाइड यानी कि तुरंत मिलता रहे। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉच माय यूट्यूब चैनल।